वेलकम टू बिट इनिंग। साथ में मिलकर शुरू करते हैं ज़िंदगी की दूसरी इनिंग। मैंने देखा कि आपको लास्ट का जो वीडियो है वो बहुत पसंद आया कि एक्चुअली क्रिप्टो मार्केट के अंदर हो क्या रहा है और ये जो ग्लोबली जो इतने बड़े बड़े जो प्लेयर्स हैं, इतने बड़े बड़े नाम हैं और इतनी बड़ी बड़ी कंपनीज़ हैं, क्या वो सेफ़ है कि नहीं। क्योंकि एक चीज़ क्लियर हो गई कि क्रिप्टो के अंदर हमने ये देखा कि हर चीज़ आपस में एकदम ऐसे इंटरलिंक्ड है। और जब बेयर मार्केट आती है तो बेयर मार्केट के अंदर असली जो रंग है, असली जो स्ट्रेंथ है क्रिप्टो की, वो सामने निकल के आती है कि वाकई में जो ये कंपनीज़ जो बुल मार्केट के अंदर इतनी बड़ी बड़ी वैल्यूएशन की कंपनीज़ दिख रही थी, जो इतने बड़े बड़े पैसे उठा रही थी मार्केट के अंदर, क्या वो कंपनीज़ वाकई में इतनी स्ट्रॉन्ग है कि नहीं। देखिए, मेरा ये मानना है कि कभी कभार क्या होता है लाइफ में ना, जब बुरा हो रहा होता है या इंडस्ट्री के अंदर कोई चीज़ बुरी हो रही होती है तो ज़रूरी नहीं है कि वो वाकई में बुरी हो रही होती है। क्योंकि अगर आप देखें तो जो जेनेसिस, चाहे वो FTX का देख लो, चाहे आप सेल्सियस का देख लो, चाहे वॉयेजर का देख लो, चाहे आप आप जेनेसिस का आप सुन रहे हो, तो ये सारी एपिसोड्स जो हैं कहीं ना कहीं ये आपकी और मेरी बेहतरी के लिए। कैसे, मैं आपको बताता हूँ। देखिए, कहते हैं कि जब भी कोई इंडस्ट्री जब ग्रो कर रही होती है, उसके अंदर कुछ कंपनीज जब इनिशियली लीड करती हैं तो वो कंपनीज बड़ी होती चली जाती हैं। जब वो बड़ी होती चली जाती हैं तो वो कॉन्फिडेंट होती चली जाती हैं कि, और उनको लगता है कि अभी, क्योंकि जब इंडस्ट्री नई होती है ना तो उस इंडस्ट्री के अंदर रेगुलेशन इतनी क्लियर नहीं होती। क्योंकि जो रेगुलेटर होता है उसको भी समझ नहीं आ रहा होता है कि नई इंडस्ट्री को किस तरीके से रेगुलेट करना है। जैसे मैं एग्जांपल दूं, अभी कोई ड्रोन की इंडस्ट्री है तो ड्रोन की इंडस्ट्री में अभी रेगुलेटर को नहीं पता कि ड्रोन को किस तरीके से गवर्न करना है। अगर आपकी इंडस्ट्री की बात करूं, जब किसी टाइम पे जब एयरलाइन की इंडस्ट्री इवॉल्व हो रही होगी तो उस टाइम पे रेगुलेटर को नहीं पता होगा कि एयरलाइन की इंडस्ट्री को कैसे रेगुलेट करना है। तो होता है क्या कि इस दौरान ये एक ऐसा पैच होता है जब रेगुलेशन होती नहीं है, रेगुलेटरी क्लैरिटी नहीं होती। कुछ कंपनीज जो इनिशियल फेज़ में होती हैं वो कंपनीज बहुत बड़ी होती चली जाती हैं। यही कारण है कि अगर हम देखें तो 2017-18 में जो कंपनीज आई, जैसे कि 2017 में बाइनेंस आया, 2018 के आसपास आपका FTX आया, 18-19 के आसपास, फिर इसी टाइम पे जब DeFi आया तो DeFi के अंदर बहुत सारी कंपनीज आई और वो बड़ी होती चली गई, राइट। और उसके बाद जो सेंट्रलाइज फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं, जैसे कि सेल्सियस है, वॉयेजर है, FTX है, DCG ग्रुप है, बैरी सिल्बर्ट का, ये कंपनीज भी बड़ी होती चली गई। और क्योंकि जब कानून नहीं थे, क्लियर रेगुलेशन नहीं थी, तो उसका ये फ़ायदा उठाया जाता है इन कंपनियों के द्वारा। अभी हुआ क्या कि बहुत जल्दी ये बबल बर्स्ट, मैं ये तो नहीं कहूँगा कि पूरा बबल बर्स्ट हो गया, लेकिन आप ये समझो कि एक ऐसा बबल बर्स्ट होने से फ़ायदा ये होता है कि अब ये शुरुआती दिनों में कंपनीज़ की क्लैरिटी हो गई। अब शुरुआती दिनों में आपको भी समझ में आ गया। अब शुरुआती दिनों में जो नई कंपनीज़ अब बनेंगी इस इंडस्ट्री के अंदर, वो भी इस तरीके से, और काफ़ी सारे यूज़र्स को सेल्फ कस्टडी, DeFi, ऑन चेन, इन सब चीज़ों के बारे में पता लगे कि अच्छा, ये जो सेंट्रलाइज फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं ये वही हैं जैसे कि हमारे करंट फाइनेंशियल सिस्टम में जैसे बैंक्स होते हैं। तो इन सब चीज़ों की क्लैरिटी आई। तो अब आपको ये लग रहा होगा कि अब ये खतरा टला नहीं टला। तो मैं आपको थोड़ा सा बैकग्राउंड दे दूं कि हमने ये देखा कि सबसे पहले जो हमने क्या चीज़ देखी कि सेल्सियस का भांडा फूटा कि किस तरीके से वो काम कर रहा था। सेल्सियस के अंदर हमने मिलियंस में देखा कि वो मार्केट के अंदर नुकसान हुआ। फिर हमने 3AC कैपिटल को देखा कि उसका भांडा फूटा कि जिस तरीके से वो मैनेज कर रहे थे। फिर हमने लूना का डाउनफॉल देखा। ये सारे जब डाउनफॉल हो रहे थे तो ये सारे बेयरिश मार्केट का एक ऐसा ट्रेंड बन गया और ऐसी लिक्विडिटी मार्केट से साफ़ हुई। अगर आप देखो लूना कितनी बड़ी लिक्विडिटी लेके गया, उसका मार्केट कैप एक टाइम में 65-70 बिलियन US डॉलर के आसपास पहुंच गया था। वो इतना बड़ा मार्केट कैप हफ्ते के अंदर उड़ गया। आपका 3AC 3 बिलियन US डॉलर के आसपास का मार्केट से उड़ गया। आपका सेल्सियस उड़ गया। आपका FTX एक टाइम में 32 बिलियन US डॉलर की कंपनी वैल्यू की जा रही थी, ये उड़ गई। तो मार्केट के अंदर जब इतनी जब इतनी सारी कंपनीज जो हैं वो ज़ीरो हो गई, तो मार्केट के अंदर जो लिक्विडिटी का उड़ना स्वाभाविक था। कॉन्फिडेंस लो हो जाता है, वेंचर कैपिटलिस्ट इसमें नया पैसा नहीं लगाता, नया पैसा फंड रेज नहीं कर पाते। और जो आपके आपस में जब ये बड़ी बड़ी कंपनीज़ की जब डीलिंग्स निकली कि हाँ, ये कंपनीज़ आपस में भी डील करती थी, जैसे कि जेनेसिस जो 3AC कैपिटल है, 3AC कैपिटल को जेनेसिस को 1 बिलियन US डॉलर देने थे। मतलब 3AC कैपिटल जेनेसिस का अकेले का 1 बिलियन US डॉलर लेके मरा। तो इस तब दोनों कंपनीज इंटरलिंक्ड हो गई ना। तो ऐसे ही आपकी चाहे वो सेल्सियस है, 3AC है, वॉल्ट है, ये पीछे कंपनी, ये सब आपस में इंटरलिंक्ड थी। अब हुआ क्या कि जैसे जेनेसिस जो है वो जो बैरी सिल्बर्ट का जो ग्रुप है, DCG ग्रुप,
उसकी ये स्टार कंपनीज़ हैं। उसकी स्टार कंपनीज़ में आपको मैं अगर नाम लूँ, उसके जैसे स्टार कंपनीज़ में कॉइनडेस्क का आपने नाम सुना है, आपने उसका नाम सुना है, ग्रे स्केल का नाम सुना है जो कि क्रिप्टो फंड है, आपने जेनेसिस का आपने नाम सुना होगा, आपने लूनो का नाम सुना होगा। तो ये जो फाउंड्री एक उसकी एक माइनिंग के अंदर एक कंपनी है, ये बड़ी बड़ी कंपनीज़ हैं। ये उसकी स्टार कंपनियों में जो सबसे बड़ी कंपनीज़ हैं, जो आप सोचो कि जेनेसिस है, जो कि जेनेसिस उसको $800 मिलियन का रेवेन्यू ला के देती है। मतलब जेनेसिस का जो रेवेन्यू है 2022 में, डिस्पाइट दिस थिंग, $800 मिलियन का रेवेन्यू अकेला जेनेसिस ला के दे रहा था। और उधर से ग्रे स्केल, ये दो कंपनियां हैं जो उसकी स्टार कंपनी है, स्टार परफॉर्मर होती है ना, हर ग्रुप के अंदर एक दो कंपनीज ही होती हैं जो स्टार परफॉर्मर्स होती हैं। अब हुआ क्या कि जेनेसिस का जैसे ही 3AC कैपिटल बैठा, उसने जेनेसिस के पैसे देने थे $1 बिलियन। जेनेसिस के अंदर लिक्विडिटी कमी आने लगी। जेनेसिस का काम क्या था? जेनेसिस का काम था जो बड़े बड़े इंस्टीट्यूशंस होते हैं उनको लिक्विडिटी प्रोवाइड करना, उनको अगर USDC चाहिए तो USDC देना, उनको क्रिप्टो चाहिए तो क्रिप्टो देना। तो ये बड़ी बड़ी कंपनीज का बैकअप थी, वो बड़ी बड़ी कंपनीज को लिक्विडिटी प्रोवाइड करती थी, लेंडिंग के अंदर थी, इंस्टीट्यूशंस को वो लेंडिंग प्रोवाइड करती थी, बड़ी बड़ी एक्सचेंजेस को लेंडिंग प्रोवाइड करती थी। तो अब जब उसने अपने ये लेंडिंग का बिजनेस और उसने जब विड्रॉल्स को बंद किया, उसकी वजह से जेमिनाई एक्सचेंज को फ़र्क पड़ने लगा, राइट, जो उसका अर्न प्रोग्राम था। तो आप सोचो कि हर चीज़ आपस में इंटरकनेक्टेड है। अब जेनेसिस को बचाने के लिए बैरी सिल्बर्ट को हर हालत में उसको मंडे तक पैसे इन्फ्यूज़ करने थे। वो पैसे तो नहीं मिले। अब मार्केट के अंदर ये खबरें उड़ने लगी कि जेनेसिस जो है वो बैंकरप्ट होने वाला है, जेनेसिस के पास पैसे नहीं है और बैरी सिल्बर्ट के पास भी पैसे नहीं है। मरता क्या ना करता, बैरी सिल्बर्ट को फाइनली जब ये मार्केट के अंदर रूमर्स को क्लियर करना था, बैरी सिल्बर्ट ने शेयर होल्डर्स को फाइनली एक लेटर लिखा और उस लेटर के अंदर उसने ये लिखा है कि जेनेसिस से ग्रे स्केल ने $535 मिलियन लिए और जो कि उसको वापस करना है उसको जेनेसिस को। उसके अलावा ग्रे स्केल को जेनेसिस को $1.1 बिलियन देना है, लेकिन वो 2032 में देना है, मतलब 2032 में देना है जून तक। तो 1 बिलियन देने हैं जून तक और 535 मिलियन का लोन उसने ले रखा है जो उसको रीपे करना है जेनेसिस को। अब आपस में कंपनियां एक दूसरे को लोन ले लेती हैं, तो उसने कहा कि एक कंपनी ने, ये नॉर्मल बिजनेस प्रोसीजर है, मैंने जो बेस्ट रेट ऑफ इंटरेस्ट पे ये लोन उठाया था जेनेसिस से, और ये जेनेसिस से 535 मिलियन जेनेसिस को वापस करने। तो उसने ये थोड़ा ट्रांसपेरेंसी लाने के लिए, अपनी जेनेसिस की रेपुटेशन को बचाने के लिए वो मार्केट में आया। उसने शेयर होल्डर्स को लेटर डाला है कि 535 मिलियन भी वो अरेंज कर रहा है, वो 535 मिलियन इन्फ्यूज़ करेगा जेनेसिस के अंदर। जेनेसिस की सिचुएशन ख़राब नहीं है। उसने बोला कि जेनेसिस के अंदर $800 मिलियन का तो 2022 के अंदर रेवेन्यू बुक हुआ है, जो कि पिछले साल से 20% कम है। लेकिन जेनेसिस एक स्ट्रॉन्ग कंपनी है, इसके क्लाइंट भी स्ट्रॉन्ग है और जेनेसिस को वो चलाना चाहता है। बैरी सिल्बर्ट को पता है कि जेनेसिस को अगर वो अभी नहीं चलाएगा तो जेनेसिस को ब्लैक रॉक जैसी, फिडेलिटी जैसे जो बड़े बड़े फंड हैं जिनके पास $10 ट्रिलियन एसेट अंडर मैनेजमेंट है, वो इसको एक्वायर कर लेंगी। वो जानता है कि आज जेनेसिस के रेट टूटे हुए मिलेंगे। अगर किसी तरीके से वो जेनेसिस को आज बचा ले जाएगा तो फ्यूचर में वो इसको बहुत बड़ा करके बेच सकता है, लेकिन आज अगर बेचने जाएगा तो कुछ भी पैसे नहीं मिलेंगे। तो यही कारण है कि बैरी सिल्बर्ट कुछ भी करेगा, वो कहीं से भी पैसा लाएगा। इनफैक्ट उसने सीजी तक को बोला। सीजी भी जानता है कि इसको डूबने दो, क्योंकि जब ये डूबेगा या टूटेगा तो मैं टूटे हुए रेट में इसको और सस्ते में ख़रीद सकता हूँ। तो ये उसकी स्ट्रैटेजी थी सीजी की। तो सीजी ने मना कर दिया। बहुत सारे, अच्छा, और जेन्युइनली काफ़ी सारे फंड्स के पास तो पैसे भी नहीं है इस मार्केट के अंदर, तो उन्होंने मना कर दिया। लेकिन बैरी सिल्बर्ट ने अपने शेयर होल्डर्स को यकीन दिलाया है कि वो कहीं ना कहीं से वो पैसे अरेंज करेगा। मैं सच बताऊं, अगर जेनेसिस डूब जाता और अगर जेनेसिस डूबता तो ये मार्केट वाकई में एक और आप बहुत बड़ा इम्पैक्ट देखते हैं मार्केट के अंदर, क्योंकि जेनेसिस बैकबोन है। आप ये समझो इंस्टीट्यूशंस का। इसको आप इस तरीके से समझो कि मार्केट में आपने बैंक्स तो बहुत सारे देखे हैं, लेकिन बैंक्स को लिक्विडिटी प्रोवाइड करता है एक सेंट्रल बैंक। तो आप समझो कि पूरे इकोसिस्टम का ये सेंट्रल बैंक था, ये लिक्विडिटी प्रोवाइड करता था पूरे इकोसिस्टम को। ये इतनी बड़ी कंपनी है जेनेसिस। अगर जेनेसिस डूब जाती, अगर ये बैंकरप्ट हो जाती और अगर ये बैंकरप्सी फाइल कर देती तो पूरे के पूरा इकोसिस्टम बैठ जाता। सारी चीज़ें आपस में इंटरकनेक्टेड है। अब आपको ये यकीन आ रहा होगा कि यार क्रिप्टो के अंदर जो हर चीज़ डिसेंट्रलाइज नहीं है। अगर कुछ चीज़ डिसेंट्रलाइज है तो वो पब्लिक ब्लॉकचेन्स हैं। पब्लिक ब्लॉकचेन्स के ऊपर जो DeFi प्रोटोकॉल्स हैं वो डिसेंट्रलाइज हैं।
उनके ऊपर आपकी सारी उनका लेंडिंग बोरोइंग, उनके पास कितने एसेट हैं, किसको लोन दिया, किसका लोन उनका चल रहा है, कितने उसके पास एसेट पड़े, ये सारी की सारी चीज़ें ऑन चेन क्लियर हो जाती हैं। दूध का दूध, पानी का पानी साफ़ हो जाता है डीफाई के अंदर ऑन चेन। लेकिन जो सेंट्रलाइज फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस होते हैं उनका नहीं पता चलता। जैसे कि मैं आपको बताऊं कि आज की डेट में मैं आपको बोलूं कि एक्सचेंजेस के बारे में बात करें तो आपके पास क्या बाइनेंस की बैलेंस शीट है? नहीं। क्या आपके पास इंडियन एक्सचेंजेस की बैलेंस शीट है? नहीं। हाँ, आप अरेंज कर सकते हो, लेकिन कोई चीज़ पब्लिक डोमेन में रेडिली अवेलेबल नहीं होती। मतलब एक आम आदमी को अगर बैलेंस शीट एक्सेस करनी हो तो उसके लिए आसान तरीका नहीं होता कि वो एकदम जो है वो एक्सेस कर ले। तो ये बहुत ज़रूरी चीज़ है कि आपको ये अब इंडस्ट्री के अंदर समझ में आ गया कि डीफाई और सीफाई का डिफरेंस, ऑन चेन ऑफ चेन क्या होता है, सेंट्रलाइजेशन डिसेंट्रलाइजेशन क्या होता है, बहुत सारी चीज़ों की क्लैरिटी होती है। अच्छा हुआ शुरुआती दिनों में ये चीज़ें क्लियर हो गई, और अगर बाद में ये चीज़ें बहुत बड़ी होकर क्रैश करती तो बहुत नुकसान होता। यही कारण है कि देखो, अगर अब आप सोच रहे हो कि सर इस इन्फॉर्मेशन का की स्ट्रैटेजी क्या है, मैं इसको मुझे कैसे लेना चाहिए, देखो सिंपल सी बात है। अच्छी खबर ये है कि फ़िलहाल खतरा टलता हुआ दिख रहा है। बैरी सिल्बर्ट कॉन्फिडेंट है, उसने $535 मिलियन का बोला है कि मैंने लोन लिया, मैं वापस कर दूंगा और मेरे पास वापस करने का तरीका है, मुझे लोग पैसे देने के लिए तैयार हैं। और मैं आपको बताऊं वो कर भी लेगा, क्योंकि बैरी सिल्बर्ट जानता है कि जेनेसिस को नहीं डूबने देगा, क्योंकि जेनेसिस के आज नहीं तो कल बुल मार्केट में और 2-4 साल बाद बहुत अच्छे पैसे मिल जाएंगे, कुछ भी करके इसको बचाएगा। ये कॉन्फिडेंस देख के लगता है कि अगर जेनेसिस बच गया तो मार्केट में एक पॉजिटिव सिग्नल आएगा, स्ट्रेंथ आएगी। ऊपर से सीजी ने भी आग के अंदर घी डालने की कोशिश करी। उसने बेसिकली कॉइनबेस के बारे में एक ट्वीट करा कि एक आर्टिकल में तो इन्होंने ये रिज़र्व बोला था, अब ये रिज़र्व बोल रहे हैं। कॉइनबेस ने बेसिकली ये एक रिज़र्व बताया कि ग्रे स्केल के कितने उनके पास बिटकॉइन पड़े हैं, उनके पास कितने रिज़र्व हैं। तो फिर वो ट्वीट सीजी ने डिलीट कर दिया। उसके बाद क्या हुआ कि जैसे ही वो ट्वीट डिलीट किया तो फिर कॉइनबेस ने बोला कि वो पब्लिक लिस्टेड कंपनी है, घबराइए मत, अगर हम कोई फिगर बोलते हैं तो वो फिगर कोई भी पब्लिकली जाके चेक कर सकता है। उन्होंने क्वार्टरली रिपोर्ट जो उनकी आती है वो सारी उन्होंने पब्लिक कर दी और बोला कि कोई भी जाके उसे पढ़ सकता है। देखिए, एक कॉइनबेस एक लिस्टेड एक्सचेंज है, अगर उन्होंने कोई गलत इन्फॉर्मेशन दी तो वो जेल जाएंगे, एक एम्प्लॉय उनका जेल भेज दिया जाएगा। स्ट्रिक्ट लॉज होते हैं। यही कारण होता है कि जब हम कहते हैं कि आपकी एक्सचेंज SEC से रजिस्टर्ड है कि नहीं है, या US में SEC से तो रजिस्टर्ड नहीं है, एक मनी एक्सचेंज के बिज़नेस के अंदर रजिस्ट्रेशन होती है कि एक्सचेंज की पब्लिक लिमिटेड कंपनी है, सारी चीज़ें पब्लिक हैं, सारी चीज़ें ओपन है। अगर वो कोई गलत इन्फॉर्मेशन देंगे तो उनको पर्सनली जेल जाना पड़ेगा। यही डिफरेंस होता है एक रेगुलेटेड और नॉन रेगुलेटेड एक्सचेंज में। आज कोई एक्सचेंज जैसे FTX ने इतना गलत किया, आप देख रहे हो कि वो बाहर घूम रहा है। अगर ये रेगुलेटेड होती है एक्सचेंज और गलत करती तो जेल में होता ना सीधा। तो यही कारण है, यही डिफरेंस है। तो इसीलिए सूनर और लेटर रेगुलेटेड जो ये जितनी भी सीफाई हैं, ये फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं, ये रेगुलेट होंगे फ्यूचर में, ये मेरा ये मानना है। और कहीं ना कहीं यूज़र बेनिफिट के लिए अगर सीफाई को डीफाई को रेगुलेट करने का ज़रूरत नहीं होती, क्योंकि डीफाई पे ऑलरेडी हर चीज़ वेरीफाइबल और ओपन होती है, राइट। और डीफाई को आप रेगुलेट कर भी नहीं सकते, लेकिन सीफाई के अंदर आप रेगुलेट कर सकते हो। सीफाई के अंदर रेगुलेशन होनी भी चाहिए और इसकी क्लियर गाइडलाइंस ऑलरेडी हैं। ऑलरेडी एक्सचेंजेस जो स्टॉक एक्सचेंजेस हैं जो कानून उनके हैं, जो कमोडिटी एक्सचेंजेस हैं जो कानून उनके हैं, मोर और लेस वही कानून इन पे इम्प्लीमेंट हो जाएंगे। तो कॉइनबेस ने भी जब पब्लिकली ये बोला तो लोगों को ये लग रहा था कॉइनबेस भी डूबने वाला है, कॉइनबेस ने झूठ बोला है, तो थोड़ा भ्रम की स्थिति हुई। कॉइनबेस ने पूरी क्लैरिफिकेशन दे दी, वहाँ से भी पॉजिटिविटी आई, जेनेसिस से भी पॉजिटिविटी आई, ये जो न्यूज़ की क्लैरिटी आई। ऐसा लगता है कि अभी फ़िलहाल के लिए ख़तरा टला तो नहीं मैं कहूँगा, लेकिन अभी सिचुएशन स्थिर बनी हुई है। एक दो और पॉजिटिव चीज़ें अगर हुई मैक्रो लेवल पे तो मुझे लगता है कि ये पॉजिटिविटी बरकरार रहनी चाहिए। अगर जेनेसिस डाउन होता या कॉइनबेस डाउन होता या कोई और एक्सचेंज गिरती तो आगे खतरे की घंटी बनी रहती और आगे और हम डाउनफॉल देख सकते थे और नेगेटिव सेंटीमेंट बनते हुए देखते। कैसा लगा आपको आज का ये अपडेट आपको आई एम श्योर कि पसंद आया होगा। अगर पसंद आया होगा तो प्लीज़ यार लाइक करेगा, और जो प्रीवियस वीडियोज़ हैं उनकी भी डिस्क्रिप्शन में नीचे डाल देता हूँ, उनको भी आप देख सकते हैं। FTX से रिलेटेड हम कंटिन्यूसली इस पे हम अपनी राय दे रहे हैं, आपको एक अच्छा कंटेंट ला के दे रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं कि आप अपडेटेड रहो। अगर आपको ये समझ में आया, पसंद आया, ये अपडेट पसंद आया तो प्लीज़ लाइक किए बगैर मत जाना यार, और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लेना। विद दिस थॉट, थैंक यू वेरी मच।